स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे परासंख्या के नियम। इसके पहले पीछे आप लोगों को बताया गया परासंख्या ऑस्मोटिक प्रेशर। आज हम बच्चों बताते हैं परासंख्या के नियम। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर परासंख्या के नियमों को वैज्ञानिक वान हॉफ ने इसको बताया था। वान हॉफ ने विलियम पर आधारित जो बायल और चार्ल्स साइंटिस्ट ने गैसों पर आधारित नियम दिए थे, उसी पर साइंटिस्ट वान हॉफ ने उसी नियम को प्रतिपादित किया जिसे हम बायल वान हॉफ नियम कहते हैं। इसी प्रकार चार्ल्स ने भी नियम दिया, उसे चार्ल्स वान हॉफ नियम कहा गया। इसमें से साइंटिस्ट वान हॉफ ने परासंख्या के नियमों को प्रतिपादित किया, जिसमें से फर्स्ट स्टडी करते हैं बायल वान हॉफ नियम। बायल वान हॉफ नियम, इंग्लिश में बोले बायल वान हॉफ लॉ। पहले स्थिर ताप पर गैसों पर आधारित नियम दिया था, उसी पर ही इसको मॉडिफाइड करके वैज्ञानिक वान हॉफ ने इस नियम को दिया। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासंख्या उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी भी विलयन का परासंख्या बढ़ता है, इसका मतलब है कि उसमें से उसकी सांद्रता भी बढ़ रही है। इस नियम के अनुसार वैज्ञानिक वान हॉफ ने बायल के नियम को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके ये बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासंख्या उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है, जिसमें से अब हम लगाते हैं इस नियम के अनुसार, यानी किसी विलयन का परासंख्या यानी P प्रोपोर्शनल होता है C के, जहां पर C सांद्रता है, ताप क्या है, स्थिर, ताप स्थिर, ठीक, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें से हम जानते हैं किसी विलयन की सांद्रता बराबर होती है N/V। N मोलों की संख्या है बटे आयतन लीटर, जिसका मतलब है किसी भी सॉल्यूशन में मोलों की संख्या सपोज है N=1 हो तो C हो जाता है 1/V। इसी फार्मूले को जहां पर सांद्रता रखी है, इसी को हम लिख सकते हैं C P प्रोपोर्शनल C, जिसमें से हम लिख सकते हैं जिसमें से P C, इसलिए P KC, जिसमें से P K × 1/V। इसलिए इसे लिख सकते हैं PV K, जहां पर K क्या है, एक कांस्टेंट है, इसलिए PV K, यही है बायल वान हॉफ का नियम। तो शॉर्ट में समझते हैं कि किसी विलयन पर बायल वान हॉफ ने नियम दिया, उसमें यह बताया कि स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासंख्या उसकी सांद्रता के समानुपाती होता है। इसे ही बायल वान हॉफ नियम कहा जाता है। तो अब आते हैं जिसमें से आगे डिस्कस करते हैं चार्ल्स वान हॉफ नियम। चार्ल्स वान हॉफ नियम, चार्ल्स वान हॉफ नियम, ठीक। चार्ल्स CHARLS, चार्ल्स वान हॉफ।
इसी नियम को भी जो जिसे गैस पर लगाया गया उसी पर आधारित चार्ल्स वॉन हॉफ इसको मॉडिफाई किया। वो क्या कहा कि सांता की स्थिति है, स्थिर क्या सी मतलब सांता स्थिति है, स्थिर सांता किसी विलयन का जो परासर भाग होता है उसके परंपरागत के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार क्या कहा गया कि सांता स्थिति है तो किसी विलयन का जो परासर भाग हो P प्रोपोर्शनल P प्रोपोर्शनल T मींस परंपरागत होता है, इसलिए इसे लिख सकते हैं P बराबर K P इक्वल टू K T। इसे क्या लिख सकते हैं P अपॉन T इक्वल टू K, जहां पर K जो है कांस्टेंट है, K इक्वल टू कांस्टेंट, इक्वल टू कांस्टेंट। इसे ही हम कहते हैं चार्ल्स वॉन हॉफ नियम। तो शॉर्ट में क्या डेफिनेशन प्रिय बच्चों बनी है कि जिसमें से इस नियम के अनुसार स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासंघात उसके परंपरागत के समानुपाती होता है, इसे ही चार्ल्स वॉन हॉफ नियम कहते हैं। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करते हैं, इसका नाम होगा विलयन का वॉन हॉफ समीकरण। विलयन का वॉन हॉफ समीकरण का वॉन हॉफ समीकरण। वॉन हॉफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन, वॉन हॉफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। जैसे गैस समीकरण है, बायल के नियम और चार्ल्स के नियम को मिलाने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही गैस समीकरण है। वैसे ही इसमें भी वॉन हॉफ ने इसको मॉडिफाई करके क्या बताया कि अगर बायल वॉन हॉफ तथा चार्ल्स वॉन हॉफ नियम को मिलाने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही विलयन का वॉन हॉफ समीकरण कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि सबसे पहले आते हैं जिसमें लिखते हैं बायल वॉन हॉफ नियम से, जिसमें से प्रूव करके बताया क्या बताया गया कि पी वी इक्वल टू के, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड आता है जिसे बोलते हैं चार्ल्स वॉन हॉफ नियम से, जिसमें से आता है E अपॉन T इक्वल टू T। दोनों नियमों को इक्वेशन नंबर सेकंड में ये दोनों नियमों को मिलाने, दोनों नियमों को मिलाने, दोनों नियमों को मिलाने। अब देखते हैं P एंड P कांस्टेंट यानी P और इसमें इसलिए से लिख सकते हैं P ये क्या है V अपॉन T इक्वल। अब यहाँ पे K और K कांस्टेंट, इसके लिए एक विशेष कांस्टेंट आता है और वो सॉल्यूशन के लिए है, इसलिए हम इस जगह पर लिख सकते हैं S और जिसे हम क्या लिख सकते हैं P V इक्वल टू S T R लिख सकते हैं P V इक्वल टू R T, जहां S या R विलियन स्थिरांक, क्या है विलियन स्थिरांक, विलियन स्थिरांक। यस या R विलियन स्थिरांक है जिनमें से R की वैल्यू होती है 0.081 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। तब R की वैल्यू जो होगी वो लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति मोल। इनमें से
अगर यदि गैस या विलेय के मोलों की संख्या, यदि विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n है, तो इसमें से विलियम के मार्कअप इक्वेशन को लिख सकते हैं PV इक्वल टू n और PV इक्वल टू n RT। इनमें से इसी को PV इक्वल टू n RT, और जहां पर n है मोलों की संख्या और n बराबर होता है W अपॉन m। फार्मूले में अप्लाई करते हैं PV इक्वल टू nRT, इसे लिख सकते हैं PV इक्वल टू W अपॉन m RT, जहां पे W जो है वो विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान, n क्या है, अणुभार है, इसलिए PV इक्वल टू W अपॉन m RT। ये फार्मूला है विलियम का मार्कअप इक्वेशन, जिनमें से पहला फार्मूला है PV इक्वल टू ST, PV इक्वल टू ST या PV इक्वल टू RT। विलियम का मार्कअप इक्वेशन, इस फार्मूले से गणना कर सकते हैं विलेय के द्रव्यमान, और या हम विलेय के अणुभार की गणना कर सकते हैं। अब इसी फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं PV इक्वल टू nRT, जिसे हम लिख सकते हैं P इक्वल टू n अपॉन V RT, P इक्वल टू n अपॉन V RT। अब हम जानते हैं कि जिसमें से फार्मूले में n अपॉन v बराबर होता है किसके, n अपॉन v इक्वल टू c, इसलिए फार्मूले में आ जाएगा P इक्वल टू CR, P इक्वल टू CR। C यहाँ पर क्या सांद्रता है, और वो सांद्रता ली जाती है वो या तो नॉर्मलता में होगी या मोलरता में, यानी सांद्रता C है, C इक्वल है सांद्रता, C सांद्रता है, और वो सांद्रता ली जा सकती है किसमें, नॉर्मलता में या मोलरता में, नॉर्मलता या मोलरता भी ली जा सकती है, ठीक, यानी C क्या है, सांद्रता, जिनमें से इसको लिया जा सकता है मोलरता या नॉर्मलता। इनमें से इसी फार्मूले के द्वारा हम ले सकते हैं क्या, कि अगर PV इक्वल टू W अपॉन m RT है, जिनमें से हम इसको ले सकते हैं, इनमें से फार्मूले में क्या लिखा, PV इक्वल टू W अपॉन m RT, ठीक। आप इसी फार्मूले को लिख सकते हैं P बराबर, ठीक, P इक्वल टू W अपॉन V इनटू m RT। V को इधर ले, देखो P इक्वल W अपॉन V इनटू m RT। अब हम जानते हैं कि घनत्व D बराबर द्रव्यमान बटे, ठीक। अब इसे लिख सकते हैं D इक्वल टू W अपॉन द्रव्यमान बटे W अपॉन द्रव्यमान, यहाँ पे W क्या है, द्रव्यमान, V क्या है, अब इसी कारण W अपॉन V इसी को हो गया, इसलिए फार्मूले को लिख सकते हैं P इक्वल टू D अपॉन m। ध्यान से कि W अपॉन V किसके इक्वल हो गया, D, ये क्या हो गया m, ये क्या हो गया R। अब यहाँ पे हम इससे घनत्व की गणना की जा सकती है, घनत्व की गणना जो है देखा हमने किस फार्मूले में, फर्स्ट फार्मूला ये बना, PV इक्वल टू W अपॉन RT ये बन गया, P इक्वल टू CRT ये बन गया, जिनमें से P इक्वल टू D अपॉन m RT। तो इस तरह से हम विलियम के मार्कअप समीकरण के द्वारा विलेय के में से उपस्थित घनत्व की गणना कर सकते हैं। यह था विलियम का मार्कअप इक्वेशन, ठीक। अब आते हैं टॉपिक पे, जिनमें से हम स्टडी करते हैं हेनरीज लॉ। हेनरी का
हेनरी का हेनरीज लॉ, हेनरी का लॉ यानी हेनरी का नियम गैसों की द्रव की विलेयता पर, किसी भी गैस की द्रव में विलेयता किस प्रकार होती है, इसी पर वैज्ञानिक हेनरी ने एक नियम दिया था जिसे हम कहते हैं हेनरी का नियम। इस नियम में क्या कहता है, गैसों की द्रव में विलेयता, गैसों की यानी कह सकते हैं गैसों की द्रव में सॉलिड गैसों के द्रव में यानी कह सकते हैं सॉलिड किस प्रकार। तो हेनरी ने क्या बताया, इस नियम के अनुसार कहा कि कोई भी गैस घुलती है, उनमें से किसी भी गैस किसी विलायक में इकाई द्रव्यमान में घुली हुई गैस उसके परासरण दाब यानी दाब के समानुपाती है। सपोज है कि अगर किसी भी गैस इकाई द्रव्यमान क्या हो W और उसका दाब P हो, तो इसे हम लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल P। देखो W प्रोपोर्शनल P यानी दाब, P यहां पर क्या है, दाब, P दाब। जहां पे W जो होता है वो क्या है, द्रव्यमान होगी, किसमें, विलायक द्रव्यमान। तो W प्रोपोर्शनल P, प्रोपोर्शनल को लाएंगे यानी क्या लिख सकते हो, W इक्वल टू K एंड P। अब ये H इसे हम लिख सकते हैं W अपॉन P इक्वल टू KH। जो KH है वो क्या है, हेनरी कांस्टेंट या हेनरी नियतांक, हेनरी नियतांक, हेनरी KH है हेनरी नियतांक। एक रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसमें से स्टूडेंट सभी लोग समझ लीजिए कि अगर KH का मान जितना अधिक होगा, KH का मान जितना अधिक होता है, KH का मान जितना अधिक होता है उसमें विलेयता उतनी ही कम होती है। तो ये बच्चों क्या समझो कि सबसे पहले हमें KH वैल्यू निकाला, तो KH का मान जितना अधिक होता है उसमें उसकी विलेयता जो होती है, उसमें उसकी विलेयता उतनी ही कम, इसी को कहा जाता है हेनरी का नियम। यह नियम गैसों की द्रव में विलेयता पर आधारित है, इसे कहते हैं हेनरी का